गौरा और बादल राजपूत इतिहास के सबसे वीर सेनापतियों में गिने जाते हैं। धन्य हो भारत माता और राजस्थान की वीर भूमि जहां इन दो शूरवीरों ने जन्म लिया। गौरा और बादल न तो राजा थे और न ही सम्राट। साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा को ही हो यह जरूरी नहीं है। जरा सोचिए उन भावनाओं का शिखर जहां सेनापति अपनी गर्दन कटवा ले और धड़ युद्ध में लड़ता रहे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास राजपूताना मिसालों से भरा पड़ा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल की कथा कहीं महायुद्धों पर भारी पड़ने वाली कहानी है। गोरा चित्तौड़गढ़ पर शासन करने वाले रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल सेनापति गोरा के भतीजे थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई सानी नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अभेद दरवाजों पर टिकी थी, उनमें से 2 गोरा और बादल थे। इतिहास जिस तरह से गोरा के पराक्रम को याद करता है, उसी तरह उनके भतीजे बादल को भी याद करता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध में माहिर थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। युद्ध कला में महारत होना अलग बात है, परंतु महाभारत के अभिमन्यु की तरह मुश्किल हालात में अपने शौर्य को साबित करना किसी भी योद्धा के लिए मुश्किल होता है। बादल के लिए अग्नि परीक्षा का समय आ गया था। बादल को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? इसके लिए चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मावती से शादी की। रानी पद्मावती के रूप और गुण के चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे। रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था। राघव चेतन तंत्र विद्या का भी ज्ञानी था। राघव महाराजा रावल रतन सिंह का राजपुरोहित बनना चाहता था। राघव पंडित होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी साधक था। एक बार रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को काला जादू करते हुए पकड़ लिया था। रावल रतन सिंह तंत्र विद्या का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने राघव चेतन को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। रावल रतन सिंह को क्या पता था कि जिस चेतन को वह सजा दे रहे हैं, वही उनकी और चित्तौड़गढ़ की बर्बादी का कारण बनेगा। रावल रतन सिंह के द्वारा अपमानित करके निकाले जाने के कारण राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, ताकि वह दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सके और चित्तौड़गढ़ पर हमला करवाकर अपने अपमान का बदला ले सके। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि खिलजी दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार करने के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन किस्मत से खिलजी ने राघव चेतन की सुरीली बांसुरी की आवाज को सुन लिया और उसे अपने दरबार में बुलाया। इस प्रकार राघव चेतन खिलजी के दरबार में पहुंचा और आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के रूप और सौंदर्य की तारीफ करना शुरू कर दी। रानी पद्मावती के बारे में इस तरह की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मावती पर कब्जा करने की ठान ली। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा, परंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अभेद सुरक्षा के कारण वह कुछ हासिल न कर सका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़गढ़ किले के पास पहुंचा और रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा कि वह दिल्ली वापस चला जाएगा, पर सिर्फ एक शर्त के साथ कि राजा रावल रतन सिंह अपनी रानी पद्मावती को एक बार उसे देखने दे। राजा रावल रतन सिंह ने खिलजी की शर्त को मंजूर कर लिया, पर यह बात सेनापति गोरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तब राजा रावल रतन सिंह ने सेनापति गोरा से कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ जगह रणनीति और कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब महल में आया तो रावल रतन सिंह ने उसे एक शीशे में रानी पद्मावती की छवि को दिखाया। कहते हैं कि रानी पद्मावती के सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी का पागलपन और अधिक बढ़ गया। रानी पद्मावती को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उस समय तो महल में वापस लौट गया। अगले दिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बने अपने कैंप से रावल रतन सिंह को एक संदेश भिजवाया कि वह कुछ संधि प्रस्तावों पर बात करना तो भूल ही गया। इस कारण बात को पूरी करने के लिए वह उनके कैंप में आए। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की यह चाल समझ नहीं पाए और कुछ चुनिंदा राजपूत सैनिकों के साथ वह अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में पहुंच गए और अपनी पसंद को पाने में नाकामयाब होने की खीज में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को संदेश भिजवाया कि अगर वह उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होगी तो रावल रतन सिंह का कटा हुआ सिर बहुत जल्द उनके पास पहुंच जाएगा। गोरा बादल के साथ कुछ मतभेद होने के कारण रावल रतन सिंह ने उन्हें महल से निकाल दिया था। अभी स्थिति कुछ ऐसी थी कि रावल रतन सिंह को बंधक बना लिया गया था और रानी पद्मावती का सम्मान भी दांव पर था। इस विकट परिस्थिति को देख रानी पद्मावती ने कुछ विश्वास पात्र लोगों को गोरा बादल को ढूंढने के लिए कहा।
कुछ समय तलाश के बाद गोरा बादल रानी पद्मावती को एक जंगल में मिल गए। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर गोरा बादल से विनती की और कहा कि महाराजा रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाने के लिए उनकी मदद करें। गोरा बादल ने रानी पद्मावती से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं, किसी भी हाल में हम महाराजा को वापस लाएंगे। इसके बाद गोरा और बादल ने राजा को छुड़ाने के लिए एक रणनीति तैयार की। एक बार फिर चित्तौड़गढ़ की सेना का नेतृत्व अब गोरा के हाथों में था। गोरा ने 700 की संख्या में डोलियां बनवाई और इन 700 डोलियों में 700 सैनिक बिठाए गए और हर डोली को 4-4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। इसका मतलब लगभग 2800 वीर राजपूत जवानों ने अलाउद्दीन खिलजी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली थी। इस तरह एक डोली में एक वीर के साथ 4 वीर का हार बनकर खिलजी की सेना से 2-2 हाथ करने के लिए राजपूत सैनिक तैयार हो गए। गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश पहुंचाया कि महारानी आने को तैयार हैं, पर उसके लिए महारानी की एक शर्त है। वह संदेश सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया और सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वह समय आ गया जब डोलियां लेकर राजपूत सैनिकों ने खिलजी के राज्य में प्रवेश किया। जब गोरा बादल सेना के साथ खिलजी के दरबार के बाहर पहुंचे तो गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भिजवाया कि महारानी एक बार महाराजा रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। पहले से ही शर्त मानकर तैयार बैठे खिलजी ने हामी भर दी। पद्मावती के भेष में डोली में बैठे लोहार को गोरा ने बंदीगृह भेजा। बंदीगृह पहुंचते ही लोहार ने महाराजे की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त करा लिया गया। पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़ की राजपूत सेना अपने राजा को लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गई। जब यह खबर खिलजी को पता चली तो उसने रणभूमि में दुगुनी सेना के साथ रावल रतन सिंह को रोकने के लिए सेना भेजी। रण का आभूषण ओढ़े गोरा और बादल तथा साथ में आए राजपूत सैनिक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए और मैदान में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। और इसी के साथ खिलजी की असंख्य सेना के सामने कुछ गिने चुने राजपूत सैनिक पहाड़ बनकर खड़े हो गए। गोरा और बादल की सेना का खिलजी के सेना से बहुत भीषण मुकाबला हुआ। सैकड़ों की संख्या में आए राजपूत सैनिक असंख्य शत्रु सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। गोरा अपनी वीरता से खिलजी की सेना का संहार कर ही रहे थे, इतने में खिलजी के एक सेनापति ने धोखे से गोरा के पीछे से हमला किया और अपनी तलवार से गोरा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सिर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना से लड़ता रहा और खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर का सिर काटकर उसका शीश जमीन पर ला दिया। इसके बाद ही इस महान राजपूत योद्धा के प्राण निकले। चाचा गोरा के धड़ को भी लड़ते देख बादल ने और पराक्रम के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का संहार किया, मगर हुआ वही जो हमेशा से होता रहा था। राजस्थान की लाज के लिए चित्तौड़ का एक और वीर न्योछावर हो गया। इस प्रकार गोरा और बादल की यह रणनीति खिलजी पर भारी पड़ी और राजा रतन सिंह सकुशल वापस चित्तौड़गढ़ आ गए। लेकिन गोरा और बादल की कथा रण के कण कण में अमर हो गई।